नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। एम लक्ष्मीकांत सर की भारत की राज्य व्यवस्था पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। जानेंगे क्या होती हैं संसद की समितियां, इनका क्या कार्य है और इनके गठन करने के पीछे क्या मकसद था। हम समितियों की संरचना पे भी चर्चा करेंगे। तो जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय कीजिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। समिति मतलब एक तरीके से जिसको आप इंग्लिश में कमेटी के नाम से जानते हैं। तो समिति क्या होती है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। जहां पर एक से अधिक लोग मिलके किसी कार्य के लिए विचार विमर्श करते हैं या आपस में मिलके किसी कार्य को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों का समूह जो होता है वो कमेटी या समिति कहलाता है। अब हमारे संसद में आप सभी को पता है कि दो सदन हैं। एक तो लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, एक राज्यसभा है जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में जहां 245 सीटें प्रेजेंट टाइम में है, यानी 245 सदस्य हैं, वही लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 543 सदस्य हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, इनके द्वारा मिलके कुछ ना कुछ समिति बनाई गई है और वो समिति संसद के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, संसदीय कार्य को बेहतर अंजाम देने के लिए बनाई जाती है। तो इसी के अंतर्गत संसद में साथियों दो प्रकार की समिति होती है। एक समिति होती है अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, और एक समिति होती है अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, अस्थायी समिति। अस्थायी समिति क्या होती है? एक ऐसी समिति जो साथियों हमेशा अस्तित्व में रहती है, यानी वो कभी खत्म नहीं की जा सकती। अगर ऐसी समिति ना हो तो संसद का कामकाज जो क्या है बाधित हो जाएगा, यानी ऐसी समितियों का संसद में होना अति आवश्यक है। और जिनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि प्रत्येक वर्ष ऐसी समितियों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। और इस प्रकार की समिति अस्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। और एक और ऐसी समितियां होती हैं जो अचानक किसी कार्य के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो कार्य समाप्त हो जाता है उन समितियों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और इस समिति को हम अस्थायी समिति या तदर्थ समिति के नाम से जानते हैं। साथियों, अगर मैं अस्थायी समिति की बात करूं तो अस्थायी समितियों में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और विभागीय अस्थायी समितियां आती हैं। एक एक करके हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट समिति यानी लोक लेखा समिति की। अगर इसके इतिहास की बात करें साथियों, तो बात है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, जिसे हम मैंटेगू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस सुधार में आप सभी जानते हो सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली को अस्तित्व में लाया गया था। बजट से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए एक तरीके से अधिकार दिया गया था। तो इसमें अब बजट जब प्रक्रिया अपनाई गई तो बजट और संसद से संबंधित कार्यभार को देखने के लिए संसद के अंदर 1921 में यानी 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति का गठन किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना की गई। वर्तमान में इस समिति की बात करूं तो इस समिति में साथियों 22 सदस्य होते हैं, यानी ऐसी समिति जिसे हम लोक लेखा समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति की संरचना ये है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, और इस 22 सदस्यों में से आपको 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा यानी निम्न सदन से आते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा यानी उच्च सदन से आते हैं। तो वर्तमान में लोक लेखा समिति जो है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। इस 22 में से 15 जो है
वो लोकसभा से आते हैं और 7 आते हैं राज्यसभा से। अब कार्यकाल लिखा हुआ है, यानी इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? इन सदस्यों का कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष। हालांकि विषम परिस्थितियों में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है साथियों, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, कौन बन सकता है लोक लेखा समिति का सदस्य? तो साथियों, लोक लेखा समिति के सदस्य केवल उन लोगों को बनाया जाता है जो संसद में किसी मंत्री के पद पे नहीं होते, यानी किसी ऐसे मंत्री को संसद में लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा जो किसी मंत्री की पोस्ट पे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि साथियों कि जो लोक लेखा समिति होती है ये कैग यानी महानियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, और रिपोर्ट की जांच करती है। रिपोर्ट को कौन सौंपता है? रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा पटल पे रखा जाता है, और आप सभी को पता है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जब केंद्र सरकार के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है तो हो सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को अपनी रिपोर्ट में कैग छिपाने की कोशिश करे। तो यदि उस रिपोर्ट को कोई मंत्री चेक करेगा तो क्या इस बात का खुलासा करेगा कि हमारी सरकार ने कोई इसमें धांधली की है, कोई करप्शन किया है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी हमारी पीएससी है इसमें कोई मंत्री नहीं होगा। हालांकि अब इसमें एक प्रावधान और कर दिया गया है 1967 से कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का होगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार के कार्यों की उसके खातों की चेकिंग की जाएगी तो यदि सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति चेक करेगा तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा की गई गलतियां, किया गया भ्रष्टाचार, किया गया करप्शन पे पर्दा डाल दे। ऐसे में 1967 में व्यवस्था की गई कि पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से आएगा, सत्तारूढ़ दल से नहीं आएगा। तो कौन कौन से काम होते हैं पीएससी के? तो पीएससी के साथियों काम जो होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जांच करना। ओके, किस तरीके से रिपोर्ट की जांच करते हैं? ये 3 प्रकार की रिपोर्टों की जांच करते हैं। एक तो जो विनियोग संबंधी लेखाओं की जांच होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती है। जो वित्त संबंधी लेखा रिपोर्ट होती है उसकी भी जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती है, और सरकारी उपक्रमों संबंधी जो रिपोर्ट है इसकी भी जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अब इस कार्य के लिए अलग से एक समिति बना दी गई है जिसका नाम है सरकारी उपक्रमों संबंधी रिपोर्ट जांच करने वाली समिति। तो पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हुआ करती थी वो 3 प्रकार की लेखों की जांच करती थी: विनियोग संबंधी लेखाओं की जांच, वित्त संबंधी लेखा रिपोर्ट की जांच, और सारी सरकारी उपक्रम संबंधी लेखा रिपोर्ट की जांच। बाद में साथियों 1964 में एक समिति बनी जिसका नाम था कृष्णा मेनन समिति। उसने सुझाव दिया कि कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी पे बहुत बड़ा बोझ आ रहा है, इसलिए इसमें जो सरकारी उपक्रमों संबंधी रिपोर्ट है इसके लिए एक अलग समिति बनाई जाए। इसलिए एक नई समिति अस्तित्व में आई जिसका नाम है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, और ये समिति 1964 से इसकी जांच कर रही है। और इस समिति की बात करूं तो ये लोक लेखा समिति से अलग हुई है, इसलिए सेम संरचना इसकी भी है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, और इस 22 सदस्यों में से इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से आते हैं। जिस तरीके से लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है, उसी तरीके से सरकारी उपक्रमों की संबंधी समिति में भी कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है।
अब बढ़ते हैं साथियों अगली समिति की ओर। अगली समिति हमारी जो है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसका मैंने बताया कि कृष्ण मेनन के सुझाव पे 1964 में गठित की गई थी और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं और इस 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। अब हम बात करते हैं एक और समिति की, जिसे हम प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं। साथियों 1921 में केवल पब्लिक अकाउंट कमेटी की गठन की गई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को लगा कि और समितियों का गठन किया जाना चाहिए, तैसे तैसे लोगों ने इसमें सुझाव दिया और देश के जो प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मथाई जी, इन्होंने 1950 में सुझाव दिया था कि एक प्राक्कलन समिति होनी चाहिए और उनके सुझाव पे प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, जिसमें जब ये गठन हुआ तो मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ाई गई और बढ़ा के कितनी कर दी गई साथियों, 30। तो पहले कितने प्राक्कलन समिति में हुआ करते थे, 25। वर्तमान में कितने हैं, 30। इस 30 में से साथियों जितने 30 के 30 सदस्य हैं वो लोकसभा से आते हैं। यानी प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसके सभी सदस्य लोकसभा यानी निम्न सदन से आते हैं। और जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता था, ऐसे प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चयन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और प्राक्कलन समिति का जो सभापति होता है साथियों, वो सत्तारूढ़ दल से भी हो सकता है और सत्तारूढ़ दल से नहीं भी हो सकता है। अब इस समिति का क्या कार्य है, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो प्राक्कलन समिति का जो कार्य है, ये बजट में शामिल अनुदानों की जांच करना। अनुदान मतलब जो पैसे दिए गए हैं, क्या उस पैसे को बजट में आवश्यकता थी, क्या इतने पैसे की, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि बजट में भारत सरकार ने कहा कि हमको जल संरक्षण के लिए 100 रुपए की जरूरत है, तो अब प्राक्कलन समिति इसकी जांच करेगी क्या 90 रुपए में काम हो सकता है या नहीं, क्या वास्तव में 100 रुपए की जरूरत है या नहीं। यदि उसको लगता है कि 90 रुपए में काम हो सकता है तो वो सुझाव देगी कि 90 रुपए ही जल संरक्षण के लिए यूज किया जाए। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति काम करती है बजट में खर्चे को कम करना और कम खर्चे का सुझाव देना, जैसे मैंने बताया आपको, अर्थात धन की सीमा को कम करना, एक उसको दायरे में रखना, ये काम होता है प्राक्कलन समिति का। और बजट को ये एक दायरे में रखते हैं। और प्राक्कलन समिति जो होती है, प्राक्कलन समिति साथियों, ये अनुदानों की जांच करते हैं और अगर इनके द्वारा अनुदानों की जांच ना की जाए, क्योंकि प्राक्कलन समिति अनुदानों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ऐसे में संसद में मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यानी एक तरीके से मतदान करवा लिया जाए कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि संसद में जल संरक्षण की, जैसे मैंने बात की, हेल्थ की, एजुकेशन की बात की कि भैया एजुकेशन पे इतना रुपया हम खर्चा कर रहे हैं, अब कितने लोग सहमत हो, कितने लोग ये चाहते हो कि इससे कम पैसे में काम हो सकता है। यानी अगर मैं कहूँ 90 रुपए में काम हो सकता है, कितने लोग चाहते हो और कितने लोग 100 के साथ हो। तो इसमें मतदान की प्रक्रिया में लोगों का क्या मत है, उसके आधार पे इसमें कटौती की जा सकती है। अगली और तीसरी सबसे बड़ी समिति साथियों, जिसको हम विभागीय समिति के नाम से जानते हैं, संसद में जितने भी काम होते हैं मंत्रालयों के, विभागों के, उनसे संबंधित अलग अलग विभागों के समिति बनाई गई है। मूलतः इसमें 17 समिति हुआ करती थी और इसे लोक नियमावली समिति 1993 की सिफारिश पर गठित किया गया था। वर्तमान में इसमें 24 समितियां हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि वर्तमान में संसद में कितने विभागीय समितियां हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे संसद में जो विभागीय समितियां हैं वो है 24। क्या ये 24 संसद में किसके लिए काम करते हैं? क्या लोकसभा के लिए काम करते हैं, क्या राज्यसभा के लिए काम करते हैं, क्या दोनों के लिए काम करते हैं, या अलग अलग समितियों का बंटवारा किया गया है? तो साथियों, इस 24 समिति में से
16 समिति जो है वो लोकसभा यानी निम्न सदन के लिए काम करती है और 8 समिति जो है वो राज्यसभा के कार्यकाल के लिए कार्य के लिए काम करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 24 विभागीय समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती है और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। अब एक समिति में कितने लोग रहते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो साथियों, एक समिति में होते हैं 31 लोग यानी 31 मेंबर्स होते हैं। और क्या ये 31 जो लोकसभा में काम करते हैं सारे लोकसभा से आते हैं या लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर आते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। तो मैं बता दूं कि इन 31 सदस्यों में से 21 तो लोकसभा से आते हैं और 10 आते हैं राज्यसभा से। यानी टोटल कितनी समिति है? 24। हर समिति में कितने लोग हैं? 31। ये इस 31 में से 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, ऐसे करके यानी 31 × 24। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जितने भी लोग निकल के आते हैं उन लोगों से मिलके बनी हुई है समिति। और इस 31 में हमने बताया कि आपको 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस 24 में 16 जो होते हैं वो लोकसभा के अंतर्गत और 8 जो होते हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर कि इतनी समितियां करती क्या हैं? इतनी समितियां मंत्रालय के विभागों और उनसे संबंधित अनुदानों की मांगों को लोकसभा में पेश करने से पूर्व उन पे चर्चा करती हैं, विभागों और मंत्रालय से संबंधित विधेयकों की जांच करती हैं। और ये समितियां साथियों केवल और केवल दीर्घकालीन लेखों की जांच करती हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनकी ही जांच की जाती है। रोजमर्रा से जिंदगी से अगर कोई मामला आता है, जैसे मान लिया कि गृह मंत्रालय के अधीन कोई काम आया, अब रोज कोई ना कोई काम आते रहते हैं छोटे मोटे, तो क्या सभी कामों की जांच करती है? क्या सभी रिपोर्टों की जांच करती है? आंसर आएगा जी नहीं। ये रोजमर्रा से संबंधित मामलों पे जांच नहीं करती है, केवल दीर्घकालीन लेखों पे जांच करती है। और ऐसी कोई मांग है जो किसी और समिति के सुपुर्द पर है तो उस पर भी विचार नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब यह है केवल अपने ही काम के अंतर्गत कार्य करेगी, वो भी दीर्घकालीन लेखों के लिए, रोजमर्रा के लिए नहीं। तो साथियों ये थी प्रमुख अस्थायी समितियां। अब हम अगले दिन बात करेंगे अस्थायी समिति की, अगर समय रही तो। जैसा कि मैंने बताया कि अस्थायी समितियां, इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति जिसकी स्थापना 1921 में हुई, हमने आपको बताया। उसके बाद हमने बात की कि इसी समिति में बाद में क्या हुआ कि 1964 में कृष्ण मेनन साहब ने कहा कि ये विनियोग से संबंधित, वित्त से संबंधित और सरकारी उपक्रम से संबंधित 3 लेखों की जांच करती थी, तो सरकारी उपक्रमों के लिए एक अलग समिति बना दो। तो 1964 में कृष्ण मेनन साहब के सुझाव पे सरकारी उपक्रमों के लिए एक अलग से समिति बना दी गई। तो ये केवल अब 2 ही पे काम करती हैं। फिर मैंने बात किया कि संसद को लगा कि अभी हमारी जो समितियां हैं ये काम करने के लिए कम है। तो 1950 में हमारे जो प्रथम वित्त मंत्री बने जॉन मैथाई साहब, इन्होंने कहा एक और समिति होनी चाहिए, उसका नाम दिया प्राक्कलन समिति। तो जॉन मैथाई साहब के सिफारिश पे प्राक्कलन समिति का गठन किया गया और प्रत्येक विभागों के लिए एक एक समिति गठन की गई है। टोटल समिति है 24, जिसमें 16 लोकसभा के अंतर्गत, 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं और एक समिति में 31 लोग होते हैं, जिसमें 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। तो हमने इस महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की और हमने चर्चा करते हुए आपको बताया कि कोई भी मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है और समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में मैंने कहा सभी के सभी लोकसभा से आते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैंने कहा कि 1967 से इसमें जो अध्यक्ष होता है इसका, वो विपक्षी दल का होता है। तो ये था साथियों आज का संसदीय समितियां। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, साथ ही उसका कारण बताइए। और हमारे साथ अब तक आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को।